एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे एक चीज निश्चित है और वो है आप सभी की सक्सेस। सो इसी अच्छी बात से कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 चैप्टर 3 कम्युनिकेशन बैरियर्स को। कम्युनिकेशन बैरियर्स चैप्टर की शुरुआत हम कर चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ लिया था। कम्युनिकेशन बैरियर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, बैरियर्स क्या होते हैं, कौन कौन से डिफिकल्टीज वगैरह, प्रॉब्लम्स वगैरह हम कम्युनिकेशन में फेस कर सकते हैं, इसका एक ओवरव्यू बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज जिस टॉपिक को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के, वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स। तो कम्युनिकेशन बैरियर होता क्या है वो तो हमने अच्छे से जान ही लिया है। अब कितने टाइप के बैरियर्स हैं जो कम्युनिकेशन के टाइम पे ऑकर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो बेसिकली यदि बात करें डिफरेंट टाइप्स की, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको बने रहना है पूरे सेशन में। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार आज मेरे साथ जुड़े हैं, so भाई what is your waiting for? First subscribe the channel, like the video and share this session to other students so that आगे आने वाली वीडियोस भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। बाकी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। पूरे होल यूट्यूब में भी आप सर्च कर लोगे तो डेफिनेट सक्सेस पाठशाला एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सारे सब्जेक्ट के साथ साथ आईटी की पढ़ाई करवा रहा है, वो भी थॉरोली ईच एंड एवरी टॉपिक के साथ, असेसमेंट डीपीपीस के साथ। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स। अभी देखो, हमने चैप्टर 1 और 2 बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस हमने समझी थी। अब जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो किसी के भी साथ, बेसिकली कुछ भी कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे जो डिफिकल्टीज आप फेस करते हो, उस टाइम पे जो ऑब्स्टिकल्स आपको आते हैं, जो बेसिकली आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम की वजह से मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो वही प्रॉब्लम्स, वही ऑब्स्टिकल्स कम्युनिकेशन बैरियर कहलाते हैं। अब कम्युनिकेशन बैरियर बेसिकली कौन कौन से हो सकते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं और इनमें कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आज के इस सेशन में हम इन्हीं सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं। एंड बी अवेयर अबाउट दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लेना, कम्युनिकेशन बैरियर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, और वो यही सारे टाइप्स होते हैं। ओके, सो there are many barriers that hinder our ability to communicate. We will now learn about each type of barrier and the various factors causing them. तो इस चैप्टर में बेसिकली 3 टाइप के कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं जिन्हें हमने पढ़ना है, और इनसे रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो कौन से 3 टाइप्स हुए? पहला, बैरियर्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। जब सेंडर या वो पर्सन जो मैसेज कन्वे करना चाहता है, वो फॉर्मेशन के टाइम पर मैसेज को फॉर्म कर रहा होता है, एट द टाइम ऑफ एनकोडिंग, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, उस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उस टाइम पे जो ऑब्स्टिकल्स ऑकर होते हैं, वो बैरियर्स बेसिकली फर्स्ट टाइप होगा। अब वो क्या हो सकते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं। सेकंड डिस्कस करेंगे इंटरनल बैरियर्स के बारे में। इंटरनल बैरियर्स क्या होते हैं? जो इंटरनली कुछ आपके ट्रेड्स होते हैं, जो इंटरनली आपको प्रॉब्लम्स ऑकर होती है किसी के साथ कम्युनिकेशन करने में, वो बेसिकली इंटरनल बैरियर्स कहलाते हैं। जैसे कुछ आपके एक्सप्रेशंस, कुछ इमोशंस हो सकते हैं जो आपको कम्युनिकेट करने से रोक रहे होते हैं। सो वी कैन से दिस इज कॉल्ड इंटरनल बैरियर्स। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके जो आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। Now last is external barriers. अब external barriers क्या होते हैं? जो फिजिकली आपको कुछ environment से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, या कुछ ऐसे situations जो फिजिकली ऑकर हो रही है और आपको कम्युनिकेट करने से रोक रही है, that is called external barriers. तो ये तीनों barriers किससे रिलेटेड है वो हमने देख लिया, और अब वन बाय वन हम एक एक डिफरेंट बैरियर्स को डिस्कस करेंगे उनके फैक्टर्स के साथ। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी वीडियो में बने रहना है, ताकि आप ईच एंड इंडिविजुअल फैक्टर्स को अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आपसे एक इंडिविजुअल बैरियर से रिलेटेड भी आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए। आपको पता है सीबीएसई वाले घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, ये पता है कि नहीं पता है ना? डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछते हैं, जिससे बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं। तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा, यदि आपको टॉपिक क्रिस्टल क्लियर है, टॉपिक के बारे में नॉलेज है, तो आप आसानी से आंसर करके आओगे, है ना जी? चलिए, तो बैरियर रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैसेज, फर्स्ट टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं। दीज बैरियर्स ऑकर ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन द कंपोजिशन और फॉर्मेशन ऑफ मैसेज इटसेल्फ। जब आप कोई मैसेज फॉर्म कर रहे हो, आइदर यू यूज ओरल मैथड और रिटन मैथड, ओरल या रिटन कम्युनिकेशन की कोई सी भी मैथड आप यूज कर रहे हो जिसमें आप मैसेज फॉर्म कर रहे हो। बेसिकली सपोज आप फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तो आप कुछ वर्ड्स पहले फॉर्म करते हो कि आपको क्या बोलना है,
है ना, किस सेंटेंस को बोलना है। और यदि आप रिटर्न कम्युनिकेशन करते हो तो एट दैट टाइम आप कुछ रिटर्न पहले सेंटेंस या वर्ड्स का या वोकैब का ध्यान रखते हो और पहले फॉर्म करते हो मैसेज, एंड देन ओनली यू कैन सेंड दिस मैसेज, है ना। सो एट दैट टाइम multiple factors cause these barriers like lengthy messages, language problems, intonation issues और the non-verbal communication is used। तो मैसेज को फॉर्म करते समय जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो हो सकता है कि आपका मैसेज बहुत ज़्यादा लेंदी हो, या फिर लैंग्वेज का इशू हो, आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हो और जो रिसीवर है वो इंग्लिश लैंग्वेज समझता ही नहीं है, तो लैंग्वेज इशू भी एक बैरियर्स की तरह यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। इंटोनेशन कुछ इशूज आ सकते हैं, या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आप यूज़ नहीं कर रहे हो, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब आपके जो कम्युनिकेशन है जब आप मैसेज फॉर्म कर रहे हो तो उसमें हो सकता है एक्सप्रेशंस की कमी हो, आई कांटेक्ट की कमी हो। तो ये बेसिकली मैसेज फॉर्मेशन के टाइम पे जो कमियां होती हैं, जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन को होने से रोकते हैं, है ना। तो यही सारे फैक्टर्स हुए मैसेज फॉर्मेशन के साथ में। फॉर एग्जाम्पल यदि एग्जाम्पल लूँ मैं, तो इफ़ यू आर वॉचिंग अ हॉलीवुड मूवी, ओके, अब बहुत से बच्चे हैं जो यहाँ पर हॉलीवुड मूवी में इंटरेस्टेड होते हैं। जनरली बॉलीवुड में तो हम होते ही हैं इंटरेस्टेड, लेकिन हॉलीवुड मूवीज़ जो होती हैं वो उसकी बात ही अलग होती है ना। तो उनमें काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। सो द एक्टर्स स्पीक इंग्लिश इन अमेरिकन एसेंट। अब हॉलीवुड मूवीज़ आपको पता है कि उसमें अमेरिकन इंग्लिश का यूज़ किया जाता है, जो एक्टर्स हैं वो अमेरिकन इंग्लिश में बात करते हैं, है ना। सो एंड समटाइम्स यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, लेकिन कभी कभी होता क्या है ना, जब आप उसके सबटाइटल्स के अकॉर्डिंग समझते हो तो वो हिंदी में डब हो ही जाता है, लेकिन जब नहीं भी होता है तो कभी कभी हमें ये प्रॉब्लम होती है कि हम जो वर्ड्स कहे गए, जो सेंटेंस कहे जा रहे हैं उस हॉलीवुड मूवी में, वो हम नहीं इजीली समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्स्टेकल है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, जो आपको मूवी समझने में कठिनाई आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, वो एक लैंग्वेज इशू हो सकता है। अंडरस्टैंड कि उस पर्टिकुलर मूवी में जो लैंग्वेज में बातचीत की जा रही है, जो चीज़ें समझाने की कोशिश की जा रही है, उस लैंग्वेज को हम नहीं समझ पा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो क्या हो गया यहाँ पर, हम क्या बोलेंगे इसे, कि एक लैंग्वेज इशू यहाँ पे हो सकता है। क्लियर। सो व्हाट दे आर सेइंग वी कांट अंडरस्टैंड। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू मैसेज दैट इज बीइंग कन्वेड। तो जो मैसेज उस हॉलीडे मूवी के थ्रू आपको, हॉलीवुड मूवी के थ्रू आपको कन्वे किया जा रहा है, वो बेसिकली आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। सो वी कैन से दिस इज द बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। ओके, सो इसमें पहला फैक्टर है लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड मैसेज। अब यहाँ पे मैसेज जब आप फॉर्म कर रहे होते हो, जब भी आप किसी को कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि शॉर्ट, स्वीट एंड प्रिसाइज, ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आप जो भी मैसेज कन्वे कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और जितना प्रिसाइज वे में, जितना शॉर्ट वे में आप रखोगे, टू द पॉइंट रखोगे, उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो जब भी आप मैसेज फॉर्म करते हो तो लेंदी या कॉम्प्लिकेटेड मैसेज नहीं रखना होता है। यदि आपका मैसेज लेंदी है और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आपने उसमें यूज़ किए हुए हैं, तो ये एक बैरियर होगा जो फॉर्मेशन ऑफ मैसेज के टाइम पे ऑकर होगा, जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो समटाइम्स द वोकैबुलरी यूज्ड इन कन्वर्सेशन इज टू डिफिकल्ट। अब यदि आप ओरली कम्युनिकेट कर रहे हो और आप कुछ टफ वर्ड्स का यूज कर रहे हो, या आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, या आप जो वोकैबुलरी यूज कर रहे हो वो करेक्ट नहीं है, तो भी एक ऑब्स्टेकल ऑकर हो सकता है। तो भी जो रिसीवर है वो आपकी बात को नहीं सुनेगा, अटेंशन नहीं लेगा। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन पाएगी। अंडरस्टैंड। सो लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड मैसेज एक सबसे बड़ा, क्या बोल सकते हैं हम, ऑब्स्टेकल होता है, सबसे बड़ा बैरियर होता है जब कोई सेंडर कोई मैसेज को फॉर्म कर रहा होता है तब। ठीक है, तो वी कांट यूज द डिफिकल्ट वर्ड्स और कॉम्प्लिकेटेड words understand or sentence may be too long for one perceives its meaning. This factor can cause a communication barrier. ओके, जितना ज़्यादा आप सिंपल अपने कम्युनिकेशन को रखोगे, जितना ज़्यादा आप इजी वर्ड्स का यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा इफेक्टिव आपका कम्युनिकेशन होगा। तो रादर देन कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स वी यूज सिंपल और इजी वर्ड्स सो दैट रिसीवर अंडरस्टैंड्स यू केयरफुली और इजीली, है ना। नाउ लिंग्विस्टिक इश्यूज। अब मैसेज फॉर्म कर रहे हो तो भाई मैसेज सिंपल होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। लेकिन अब ये जो मैसेज आपने फॉर्म किया है वो किस लैंग्वेज में लिखा है, वो लैंग्वेज भी तो सेंडर और रिसीवर के बीच में कॉमन होनी चाहिए, नहीं तो लिंग्विस्टिक इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं। तो लैंग्वेज का भी हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे आप सभी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज जानते हो, सो मैं यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में समझा सकती हूँ और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी होते हैं। लेकिन वही यदि मैं यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करूँ, या फिर मैं यहाँ पर कुछ गुजराती, पंजाबी, मराठी, ऐसी कुछ लैंग्वेज का यूज़ करूँ जो आपको समझ नहीं आएगी,
तो क्या हमारा जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर हो पाएगा? नहीं, हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप होगा जो बेसिकली लिंग्विस्टिक इश्यूज के कारण होगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो लिंग्विस्टिक इश्यूज में हम किस ऑब्स्टेकल की बात कर रहे हैं, किस बैरियर की बात कर रहे हैं? लैंग्वेज की। कि आप जो भी मैसेज फॉर्म कर रहे हो, जिस भी लैंग्वेज में फॉर्म कर रहे हो, वो लैंग्वेज रिसीवर और सेंडर दोनों के बीच में कॉमन होनी चाहिए, दोनों को समझ आनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि लिंग्विस्टिक इश्यूज जैसे कोई बैरियर ऑकर नहीं होंगे और कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। सो द इंटरफेरेंस विच ऑकर ड्यू टू एसेंट स्पीच डिसऑर्डर्स or symbols having multiple and often completely different meanings can affect the communication process. अब यहाँ पे ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लैंग्वेज में आपका लैंग्वेज समझना ज़रूरी है, हो सकता है कुछ स्पीच डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, है ना, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। कुछ सिंबल्स हो सकते हैं जिसका एक सिंबल का एक से ज़्यादा मीनिंग होता है ना, जनरली कोई ऐसे सिंबल्स होते हैं, कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं जिसको आप देखकर कुछ और समझते हो और कोई और पर्सन उस इमेज को देखेगा तो कुछ और समझेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो परसीव करने का जो वे है, हमारी जो थिंकिंग है, वो सभी की अलग अलग होती है, राइट? तो बेसिकली यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो ऑब्स्टेकल ऑकर होगा वो क्या होगा? लिंग्विस्टिक इश्यूज होगा। सो एडिशनली द लैक ऑफ प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज अफेक्ट्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज एज वेल। दिस इश्यूज आर आल्सो नोन एज सिमेंटिक इश्यूज। तो वो इश्यूज जिसमें लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी नहीं है और रिसीवर अटेंशन के साथ में आपकी बात नहीं सुन रहा है, मतलब इधर से सुन रहा है, इधर से बात निकाल रहा है, उसके सिर के ऊपर से जा रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ये बेसिकली आपके सिमेंटिक इश्यूज और लैंग्विस्टिक इश्यूज के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंट टोन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये भी जो है आपके मैसेज फॉर्मेशन में ही इंक्लूड होगा। मतलब जब भी आप किसी के साथ कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, कुछ बातचीत कर रहे हो, ओरली कम्युनिकेट कर रहे हो स्पेसिफिकली, या रिटन वे में कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपका जो टोन होना चाहिए वो एकदम नॉर्मल टोन होना चाहिए। करेक्ट वे में आप बात करो, किसी से भी बहुत अग्रेसिव वे में बात करोगे या आप एकदम हाई एटीट्यूड में बात करोगे तो वहाँ फिर बात नहीं बनेगी। वो भी एक कम्युनिकेशन गैप का ही पार्ट होता है। मीन्स बी पोलाइट, बी रिस्पेक्टफुल और हम्बल होकर जब आप किसी से बात करते हो तो एक हेल्दी रिलेशनशिप आप मेंटेन कर सकते हो, वहाँ आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग और इफेक्टिव हो सकता है। तो एक गैप जो हम बात करेंगे, एक बैरियर की जब हम बात करें मैसेज फॉर्मेशन के टाइम पर, तो जब भी आप ओरली किसी के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हो, अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो, तो वहाँ टोन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि आपकी टोन इनकंसिस्टेंट है, यदि आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज नहीं किया है बोलते समय, जैसे मैं आपको ओरली कम्युनिकेट कर रही हूँ, अंडरस्टैंड, मैं जो भी वर्ड्स बोल रही हूँ तो मेरे हैंड गेस्चर्स, पोस्चर्स, इमोशंस, आई कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ मैं बता रही हूँ उसको बयां कर रहे हैं, ठीक है, उसको और ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं। तो मेरे ओरल कम्युनिकेशन को, मेरे सारे वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एनहांस किया जा रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इनकंसिस्टेंट टोन यदि यूज़ करते हो और साथ में आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी नहीं होता है, मतलब आप नॉर्मल टोन में बहुत गुस्से में किसी को कुछ बोल देते हो, प्रॉपर आई कांटेक्ट भी नहीं करते हो, तो देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप, देयर इज अ कम्युनिकेशन बैरियर for formation of a message. Okay, so you have read earlier that communication is both verbal and non-verbal. If the body language or tone used while communicating is not correct, it will create barriers. यदि आपका बॉडी लैंग्वेज आपका वर्बल के साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैच नहीं कर रहा है, then again there is a barrier, there is a obstacle. Receiver doesn't understand your words or your message. So in verbal or oral communication, our tone, pitch, pace, gestures, eye contact, posture, facial expressions, etc. enhance your communication if applied well. तो यहाँ पे आपको अपना कम्युनिकेशन यदि इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए आपको अपना पेस, वॉइस, टोन और जो सारे फैक्टर्स यहाँ लिखे हुए, बॉडी गेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, इन सभी चीज़ को मेंटेन रखना होगा so that your communication will be effective. There is no any barrier. So they can also distort communication if not matched with the message. यदि मैसेज के साथ में आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैच नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं आपका मैसेज डिस्टॉर्ट होगा and there is a communication barrier. So simple messages of congratulations can be communicated honestly or scarcely depending on the facial expressions or tone of the voice. देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा हुआ है। सपोज आप किसी को कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करते हो सकता है आपके फ्रेंड ने कोई मैच जीत लिया है या उसको कोई नेशनल अवार्ड मिला है, तो आप क्या करते हो, जनरली कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करते हो। अब आप बहुत सैड वॉइस में कॉन्ग्रेचुलेशंस विश कर रहे हो तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप अकर होगा, मतलब आपका जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हो उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है ना। मीन्स आप यदि खुशी खुशी किसी को विश करोगे, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ उसको हग करोगे, उसको विश करोगे प्रॉपरली बिग स्माइल के साथ में, तो वो एक सही तरीका होगा, वो एक सही वे होगा, वो एक कंसिस्टेंट
टोन आप वहाँ यूज कर रहे होंगे, आपका बिहेवियर, आपका बॉडी पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट एंड एवरीथिंग विल डिपिक्ट योर हैप्पीनेस, दैट यू आर हैप्पी बाय योर फ्रेंड्स, विद योर फ्रेंड्स, उसके बहुत अच्छी अचीवमेंट को अचीव किया है, राइट। और वहीं यदि आपकी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते समय बॉडी गेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, हैप्पीनेस, इमोशंस, एक्सप्रेशंस मिसिंग होंगे, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर एक कम्युनिकेशन गैप होगा। जो आप कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो वहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मिसिंग होगा। सो दिस कॉज एन कम्युनिकेशन बैरियर। अंडरस्टैंड दिस थिंग। चलिए, तो होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया कि मैसेज को फॉर्म करते समय, वाइल वी यू फॉर्म सम मैसेज, तो आपको कौन कौन से बैरियर्स ऑकर हो सकते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले टाइप के बैरियर पर, दैट इज इंटरनल बैरियर। अब इंटरनल बैरियर क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि दिस बैरियर ऑकर्स ड्यू टू सम इनहेरेंट ट्रेट्स और द फ्रेम ऑफ माइंड ऑफ द कम्युनिकेटर्स। फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल बैरियर इंक्लूड इंटेंस इमोशंस, पुअर लिसनिंग स्किल्स, प्रेजुडाइज, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स और डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स। अब ये जो इंटरनल बैरियर्स होता है ना, वो अलग अलग फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कॉज हो सकता है। मतलब हो सकता है कि हमारे कल्चर अलग अलग हो और हर कल्चर में अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है ना, तो यहाँ पर भी एक इंटरनल बैरियर ऑकर हो सकता है। आपके इमोशंस आपको किसी चीज़ को करने से रोकते हैं, तो आपके इमोशंस भी कहीं ना कहीं एक तरीके से कम्युनिकेशन बैरियर बन सकते हैं। आप इंटरनली चाहते हो किसी काम को करना, लेकिन आप उसके लिए वैलिड नहीं हो या आप उस काम को कर नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है या आप कैपेबल नहीं हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये भी एक इंटरनल बैरियर का पॉइंट हो सकता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, यदि एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस करें, सो यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट अ क्लास पिकनिक एंड डू नॉट पे अटेंशन व्हेन योर टीचर आस्क यू टू गेट अ परमिशन लेटर फ्रॉम योर पेरेंट्स फॉर द पिकनिक। देखो, ये जनरली होता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया हुआ है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया हुआ है। आपके स्कूल से आप हर साल पिकनिक पे जाते हो। अब पिकनिक का जैसे ही टीचर ने अनाउंस किया क्लास में, तो आप इतने ज़्यादा खुश हो गए कि भाई पिकनिक पे जाना है। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो खुशी खुशी में आपने टीचर की बात ही नहीं सुनी कि पिकनिक के आगे टीचर ने क्या बोला। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो जैसे ही टीचर ने पिकनिक की अनाउंसमेंट किया, तो आप इतने ज़्यादा खुश हो गए, अपने दोस्तों के साथ बातचीत में लग गए कि टीचर ने आगे और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्युनिकेट किए आप नहीं सुन पाए। टीचर ने कहा कि पिकनिक जाने के लिए एक लेटर आपको अपने पेरेंट्स से साइन करवा के लेकर आना है, जिसमें परमिशन लेटर होगा बेसिकली कि आप जा सकते हो एंड एवरीथिंग विल बी रिटन ओवर हियर। ओके, तो वो आपने सुना नहीं। अब आप जा रहे हो पिकनिक के लिए, बढ़िया तरीके से रेडी हो गए, लेकिन जब आप लेटर लेकर नहीं पहुंचे एट द डे ऑफ पिकनिक दैट इज गोइंग ऑन पिकनिक, सो उस दिन यदि आप लेटर लेकर नहीं पहुंचे तो टीचर आपको पिकनिक पे लेकर ही नहीं गई और आपकी सारी हैप्पीनेस वहीं फिनिश हो गई। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, एक इंटरनल बैरियर ऑकर हुआ है, जो बेसिकली आप हैप्पीनेस की वजह से, अपने इमोशंस की वजह से सुन नहीं पाए, कम्युनिकेट नहीं कर पाए, तो हम इस टाइप के बैरियर को क्या कहेंगे, इंटरनल बैरियर कहेंगे। ओके, सो इट हैपेंस, ये होता है जनरली। सो दिस टाइप्स ऑफ बैरियर्स विच आर रिलेटेड टू आवर स्टेट ऑफ माइंड, तो जितने भी इंटरनल बैरियर्स होते हैं वो हमारे स्टेट ऑफ माइंड की वजह से ऑकर होते हैं। ठीक है, और सम अदर इंटरनल इश्यूज, दिस आर कॉल्ड इंटरनल बैरियर्स। तो इंटरनल बैरियर्स अच्छे से क्लियर है। अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो आपका व्यू पॉइंट हो सकता है या वो आपके इमोशंस हो सकते हैं। तो कोई भी चीज़ें, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो आप सोच रहे हो, आप कहाँ बिजी हो और क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरनल बैरियर में आती हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, फैक्टर है, वो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं फैटिग, डिसइंटरेस्ट और एक्साइटमेंट। इन तीन चीज़ों में ही हम कहीं खो जाते हैं, बात नहीं सुन पाते हैं, आसपास क्या चल रहा है उसको समझ नहीं पाते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो तो आपके आसपास क्या हो रहा है आप नहीं समझोगे, सिर्फ आपको रेस्ट दिखेगा कि अब बस मुझे घर जाते से रेस्ट करना है। हो सकता है आपने दिन भर बहुत सारी पढ़ाई करी हो और आप पढ़ पढ़ के भी थक गए हो, तो आपको पता है कि आपको रेस्ट करना है। या आप दिन भर से बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका मैच था, आप सुबह से गए हुए थे, शाम को घर आए हो, तो आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, तो एट दैट टाइम आप मम्मा क्या बोल रही है, पापा क्या बोल रहे हैं, आपने सीधे खाना खाया और आप सो गए, आपको किसी से कोई चीज़ से कोई मतलब नहीं है। या फिर हो सकता है, जैसे अभी एक पिकनिक का मैंने एग्जाम्पल आपको लेकर बताया कि आपने पिकनिक का सुनकर इतने ज़्यादा खुश हो गए कि आगे टीचर ने क्या बोला, हैप्पीनेस के आगे, एक्साइटमेंट के आगे आप सुना ही नहीं, और यहाँ फिर क्या हुआ, एक कम्युनिकेशन गैप अकर हुआ, दैट इज इंटरनल बैरियर, है ना। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो इंटरनल बैरियर के होते हैं। सो समटाइम्स द रिसीवर मे बी टू एक्साइटेड, too tired, or the topic of conversation may not be interesting for the receiver. This may result in a lack of attention to what the sender is stating. तो यहाँ पे lack of attention की कमी होती है, lack of attention की वजह से ही internal barriers cause होते हैं। तो पहला फैक्टर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, इसी में एक और बैरियर इंक्लूड होता है, दैट इज इमोशनल बैरियर। ये भी इंटरनल बैरियर का ही एक टाइप है।
इमोशनल बैरियर कभी कभी होता है, हम इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि हमें आसपास की चीज़ें समझ ही नहीं आती है, हम इमोशंस में बहे चले जाते हैं, ठीक है। जनरली जो कुछ स्टूडेंट्स बहुत इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बात पे उन्हें रोना आ जाता है, वो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि आगे उन्हें क्या डिसीजन लेना है, उनके आसपास क्या चल रहा है, कौन उनसे क्या बोल रहा है, वो उन्हें समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। उनका अटेंशन सिर्फ उनके इमोशंस पर ही होता है। तो ये भी एक टाइप का हम बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन गैप होता है, बैरियर होता है। सो सम पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस अप्रोप्रिएटली ड्यूरिंग कम्युनिकेशंस। और कभी कभी इसका ऑपोजिट भी होता है कि आप कम्युनिकेशन करते समय इमोशंस को नहीं डिपिक्ट कर पाते हो, ठीक है, आप इमोशंस के साथ में बातचीत नहीं कर पाते हो। तो बेसिकली इसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल बैरियर ही कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अ वरीड पर्सन कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली एंड एन एग्री रेसिपिएंट कैन नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज करेक्टली। देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है। जो एक घबराया हुआ पर्सन होता है, बहुत वरीड पर्सन होता है, वो बेसिकली प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। कभी कर पाएगा क्या, टीचर ने खड़ा कर दिया स्टूडेंट को, खड़े हो जाओ और आंसर बताओ सडनली। अब आप डर गए कि भाई मुझे तो आंसर आता नहीं है, और अगर मुझे आंसर नहीं बताया मैंने तो टीचर मुझे पनिश करेगी। तो एट दैट टाइम क्या हुआ, आप थोड़े वरी हो गए कि यार अब क्या बोलूँ मैं, आंसर तो मुझे आता नहीं है, अब तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो एट दैट टाइम आप टीचर से प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो ना। सो वी कैन से कि जो वरीड पर्सन होता है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाता है अपनी घबराहट की वजह से, डर की वजह से। और जो बेसिकली एंग्री रेसिपिएंट होता है, जिसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, एट दैट टाइम ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज करेक्टली। गुस्से में क्या बोलते हैं ना कि जब गुस्सा आता है तो हमें नहीं समझ में आता है कि आसपास क्या हो रहा है। गुस्से में जो हमने बोल दिया सो बोल दिया, चाहे फिर वो हमारे मुंह से अच्छी बातें निकली हो या बुरी बातें निकली हो, चाहे फिर रेसिपिएंट को जो भी आपकी बात सुन रहा होगा गुस्से में उसे हर्ट हुआ हो या उसे जो भी हुआ हो वो आप नहीं सोचते हो। तो एट दैट टाइम ऑफ एंग्रीनेस recipient cannot understand the message correctly, and at that time of worried person you cannot communicate properly. So ये basically हमारे emotions को ही तो डिपेक्ट कर रहे हैं, है ना। सो वरीड, इमोशंस, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, दीज आर आर इमोशंस। और एट दैट टाइम जो बैरियर्स ऑकर होते हैं, जब हम ध्यान नहीं दे पाते हैं किसी की कम्युनिकेशन पर, तो वो कम्युनिकेशन गैप कहलाता है। सो एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन बोथ द सेंडर एंड रिसीवर नीड टू बी इन द राइट फ्रेम ऑफ द माइंड साइकोलॉजिकली। इसीलिए हमेशा राइट माइंड के साथ ही राइट डिसीजन लेना चाहिए और राइट तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए। नाउ डिफरेंसेस इन परसेप्शन एंड व्यू पॉइंट। अब इसके बारे में क्या कहूँ, देखो मिलियन बिलियंस ऑफ पीपल्स हैं इस दुनिया में, और हर एक पर्सन का परसेप्शन, हर एक पर्सन का व्यू पॉइंट अलग अलग होता है, ठीक है। सपोज मेरे पास एक ग्लास है, उस ग्लास में आधा पानी फिल है, तो ग्लास को हम क्या बोलेंगे, कुछ ऐसे पर्सन्स होंगे जो बोलेंगे ये ग्लास हाफ फिल्ड है, कुछ ऐसे पर्सन्स होंगे जो ये बोलेंगे ग्लास हाफ क्या बोलेंगे, हाफ फुल्ड है, ठीक है। हाफ फिल है या हाफ खाली है, ऐसा हम बोल सकते हैं, हाफ एम्प्टी है या हाफ फिल है। तो आप क्या बोल सकते हो बेसिकली कि यहाँ पे अलग अलग परसेप्शन होता है लोगों का, देखने का नजरिया जिसे हम कहते हैं, लोगों का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। सपोज इस ग्लास में आधा पानी है, तो कुछ लोग हैं जो क्या बोलेंगे कि ये ग्लास हाफ फिल्ड है, और कुछ लोग जो इस ग्लास को देखेंगे वो बोलेंगे ये ग्लास हाफ एम्प्टी है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो हाफ फुल्ड और हाफ एम्प्टी, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई। तो ये बेसिकली कहलाता है परसेप्शन। अब परसेप्शन का एक और एग्जांपल लूं तो सपोज मेरे पास एक ये ट्रायंगल है और यहाँ पे कुछ मैंने इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए। अब जो पर्सन बेसिकली मैंने बोला कि इसमें बताओ कितने ट्रायंगल्स हैं, तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स या कुछ पर्सन्स 1 2 3 4 ट्रायंगल्स को काउंट करके बोल देंगे 4 है, हालांकि उन्हें ये बड़ा ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उनका माइंड, उनका व्यू पॉइंट अलग होगा इसको देखने का। तो हर एक पर्सन चीज़ों को, इमेजेस को, या हम बोल सकते हैं जो भी इनके आसपास के सिचुएशंस है उसको अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग तरीके से समझते हैं। उनका परसेप्शन, उनका ओपिनियन, उनका व्यू पॉइंट डिफरेंट होता है, ओके। तो यहाँ पे डिफरेंस की वजह से भी कम्युनिकेशन गैप ऑकर हो सकता है। सो द रिसीवर में नॉट लुक एट द थिंग्स इन द सेम वे एज द पर्सन हु इज कम्युनिकेटिंग। मैं सपोज यहाँ पे बोल रही हूँ कि ये जो ग्लास है ये हाफ फिल्ड है, और मैं बस आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हाफ फिल्ड है, लेकिन आपका परसेप्शन कुछ और हो सकता है कि नहीं मैम ये तो आधा खाली है ग्लास। तो अलग अलग पर्सन से उनके अलग अलग परसेप्शन है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप ऑकर हो सकता है और वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं कुछ बातों पर। सो दिस कॉजेस कम्युनिकेशन गैप बिकॉज देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। क्योंकि यहाँ पे सेंडर और रिसीवर के बीच में किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी कन्वर्सेशन को लेकर डिसएग्रीमेंट हो सकता है, जिससे कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे केसेस बढ़ सकते हैं,
ओके, सपोज यदि इस डायग्राम को आप देखोगे तो यहाँ देखोगे ये जो पर्सन है, ये जो सेंडर है वो बेसिकली बोल रहा है कि ये 6 है और ये पर्सन जो है वो बोल रहा है कि ये 9 है। तो दोनों अपने अपने लेवल पे सही सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें सही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों का जो परसेप्शन है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। और ये हमारी लाइफ में जनरली होता है। आप अपने पेरेंट्स को समझाते कुछ और हो, वो कुछ और समझते हैं, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जिस पॉइंट पर आप हो, जिस बात को आप कहना चाह रहे हो वो आपके लिए गलत है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो आपके लिए सही है। ऐसा जनरली केस होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो आपका परसेप्शन और व्यू पॉइंट भी हो सकता है। नाउ इंटरनल बैरियर का नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज प्रेजुडाइज एंड बेस। अब प्रेजुडाइज और बेस क्या होता है? बेस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन में लीड टू फॉल्स असम्पशंस एंड कॉज मिसकम्युनिकेशन। जो परसेप्शन और व्यू पॉइंट है ना, उसी को हम प्रेजुडाइज और बेस से यदि कनेक्ट करें तो कभी कभी क्या होता है, हम किसी पर्सन को लेकर भी अलग ही ओपिनियन बना लेते हैं। जैसे कोई आपका फ्रेंड है, यदि उसने आपकी हेल्प नहीं की तो आप उसको लेकर एक अलग ही अपना बना लोगे ओपिनियन कि यार ये तो बहुत ही बेकार पर्सन है, इससे तो मैं आगे कभी बात ही नहीं करूंगा, इसने तो मेरी बिल्कुल हेल्प करी ही नहीं है और मैं भी इसकी कभी हेल्प नहीं करूंगा। अंडरस्टैंड? तो ये एक प्रेजुडाइज है, ये आपका एक ओपिनियन बन गया उस पर्सन के लिए कि भैया अब इसने मेरी हेल्प नहीं करी तो मैं इसकी हेल्प नहीं करूंगा। अंडरस्टैंड? हालांकि उसके पीछे रीजन क्या था वो आपने नहीं जाना। हो सकता है कि वो ही कैपेबल नहीं हो आपकी हेल्प करने में, इसलिए उसने नहीं करा हो। कोई ऐसा रीजन हो जिसकी वजह से वो नहीं कर पाया हो और करना चाहता हो फिर भी नहीं कर पाया हो। तो ये प्रेजुडाइज और बेस होता है जिसकी वजह से हम मिसकम्युनिकेट कर पाते, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, कंफ्यूजन का स्टेट ऑकर हो सकता है। तो एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, इफ यू डू नॉट लाइक समबडी पर्सनली, even if he is saying something in your favor, you may not believe him. So the mistrust you have against that person has caused a barrier between two of you. तो ये भी जनरली केस होता है। तो इसलिए हमें ओपन माइंडेड होना चाहिए, कभी भी हमें नेरो माइंडेड पर्सन नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट बेरियर। सो नेक्स्ट है यहाँ पर अब कल्चरल डिफरेंस। देखो कल्चरल डिफरेंस भी ना अपने आप में ही एक इंटरनल बैरियर कहलाता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे कल्चर्स हैं, अलग अलग कल्चर्स से लोग मिलेंगे, उनकी अलग अलग थिंकिंग होगी, उनका अलग अलग परसेप्शन होगा, अलग अलग व्यू पॉइंट होगा, है ना। तो कल्चर के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे कम्युनिकेशन गैप्स होकर होते ही हैं। सो सोशल इंटरैक्शन वेरीज इन डिफरेंट कल्चर्स, व्हाट मे सीम लाइक एन अप्रोप्रिएट गेस्चर इन वन कल्चर माइट बी अप्रोप्रिएट इन अनदर कल्चर। है देखो हर कल्चर में कुछ अलग चीज़ें होती हैं जो दूसरे कल्चर में नहीं होती हैं। जैसे हम यदि यूएस की बात करें तो यूएस में आई कॉन्टैक्ट या हैंडशेक को बहुत अच्छा चीज़ मानी जाती है, लेकिन वहीं इंडिया में आए तो इंडिया में नमस्ते किया जाता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग ना, आजकल तो हम हैंडशेक भी कर लेते हैं, बट एक जो ट्रेडिशन है, एक जो कल्चर है उसकी बात बता रही हूँ मैं, ठीक है। और आई कॉन्टैक्ट को प्रॉपर्ली माना भी नहीं जाता है, मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि बड़ों से प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट करके बात नहीं करते, उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। क्लियर? ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसे कुछ ट्रेडिशन होते हैं जो इंडिया के अलग हैं, यूएस के अलग हैं। तो अलग अलग जगहों के अलग अलग कल्चर होते हैं जिसके थ्रू वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ये डिफरेंट कल्चर्स की वजह से भी कभी कभी कम्युनिकेशन गैप ऑकर हो सकता है। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट इज कंसिडर्ड अ गुड कम्युनिकेशन टेक्निक इन यूएस। अब यूएस की बात करें तो वहाँ पे आई कॉन्टैक्ट करके कम्युनिकेट करना एक गुड टेक्निक माना जाता है। बट इन मोस्ट एशियन कंट्रीज, कुछ ऐसी एशियन कंट्रीज हैं जहाँ पे आई कॉन्टैक्ट किसी सीनियर पर्सन से करना डिसरिस्पेक्टफुल कहलाता है, ठीक है। मतलब आप किसी बड़े पर्सन से या किसी बुजुर्ग से जो आपसे बहुत ज़्यादा एज में बड़ा है, उनसे यदि आप आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हो तो उसे डिसरिस्पेक्टफुल कंडीशन से देखा जाता है। तो अलग अलग कल्चर, अलग अलग कंट्री के अलग अलग कल्चर से डिफरेंट थिंग्स होती हैं, डिफरेंट कम्युनिकेशंस होते हैं जिसके थ्रू गैप्स ऑकर हो सकते हैं। ओके, तो कल्चरल डिफरेंस जो है ये भी एक बिग इशू हम मान सकते हैं जो आजकल देखने को मिलता है जनरली, ओके, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बैरियर्स और कम्युनिकेशन गैप होकर हो सकते हैं। तो ये कुछ इंटरनल बैरियर्स थे जो हमने देखे, और अब हम आ चुके हैं लास्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर, दैट इज एक्सटर्नल बैरियर्स। अब एक्सटर्नल बैरियर्स क्या हुए? एक्सटर्नल बैरियर्स बेसिकली रिलेटेड है आपके आसपास के इन्वायरमेंट से, आपके फिजिकल इन्वायरमेंट से। फिजिकली आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं यदि वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है कम्युनिकेट होने से, कम्युनिकेट करने से, तो बेसिकली हम उन्हें एक्सटर्नल बैरियर्स कहते हैं। तो एक्सटर्नल बैरियर्स ऑकर ड्यू टू फैक्टर्स वी हैव नो कंट्रोल ओवर एंड आर आउटसाइड आर बॉडी एंड माइंड। जो हमारी बॉडी और माइंड से बाहर के कम्युनिकेशन फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपको रोक रहे होते हैं कम्युनिकेट करने से, जो ऑब्स्टिकल्स आपके लिए होते हैं बेसिकली आउटसाइड योर बॉडी और माइंड, वो बेसिकली क्या कहलाते हैं?
एक्सटर्नल बेरियर्स कहलाते हैं। सो फैक्टर्स लाइक जैसे नॉइस, बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है और आप किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रहे हो और बाहर से सपोज बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर से नॉइस क्रिएट हो रहा है तो आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड नॉइस फैक्टर, है ना। ऐसे डिफरेंट टाइम जोन्स, डिस्टेंस, फॉल्टी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजीज, फिजिकल डिसेबिलिटीज, फिजिकल बेरियर्स प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम ऑब्जर्विंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ दिस टाइप ऑफ बेरियर्स। तो जितने भी फिजिकल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ना, वो सभी आपके एक्सटर्नल बेरियर में इंक्लूड हो जाते हैं। सो इट इज जनरल एक्सपीरियंस दैट व्हाइल यू आर टॉकिंग ऑन अ सेल फोन एंड द सिग्नल इज वीक, आप किसी से बात कर रहे हो और जनरली सिग्नल वीक हो जाता है या नेटवर्क नहीं मिल रहा होता है, तो आपकी जो वॉइस है वो जर्क करती है, आपकी वॉइस ब्रेक हो होकर सुनाती है आपको। बहुत सी बार ऐसी चीज़ होती है ना कि आप किसी के साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो नेटवर्क और सिग्नल से इश्यूज हो जाते हैं, तो आपको उनकी वॉइस क्लियर नहीं आ पाती है। तो ये क्या कहलाता है, ये एक टाइप का फिजिकल और एक्सटर्नल बैरियर ही कहलाता है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर्ली जो मैसेज कन्वे करना चाहते हो वो मैसेज नहीं कन्वे कर पाते हो। सो दिस टाइप ऑफ बैरियर्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल बैरियर्स। तो अब एक्सटर्नल बैरियर्स और यदि इंटरनल बैरियर्स में डिफरेंस आता है, और जनरली ये पूछा जाता है 2 मार्क्स में, कभी पूछ लिया आपसे इंटरनल बैरियर क्या होता है, एक्सटर्नल बैरियर क्या होता है, राइट, डिफरेंस बिटवीन दैम, तो आप डिफरेंस क्या लिख कर आओगे, एक एक पॉइंट्स तो डेफिनेशन के बना देना, दूसरे पॉइंट इनके एग्जाम्पल के बना देना, और कौन कौन से फैक्टर्स है, थर्ड पॉइंट इनके फैक्टर्स का भी बन सकता है। सारे फैक्टर्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, है ना। तो अब एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है नॉइस एंड अदर डिस्ट्रैक्शंस। देखो, नॉइस और अदर डिस्ट्रैक्शंस की यदि मैं बात करूं तो नॉइस का एग्जांपल तो मैंने आपको अभी बेस्ट दे दिया है। एक और एग्जांपल यदि हम डिस्कस कर लें, आपके एग्जाम टाइम्स है और एग्जाम टाइम्स पे सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं अपने एग्जाम्स को लेकर, और जो बच्चे रेगुलरली पढ़ाई नहीं भी करते हैं तो एग्जाम टाइम पे वो 8-8 घंटे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अब एट दैट टाइम यदि मैरिज का सीजन चल रहा है तो आप देखते हो कि आए दिन लाउड स्पीकर्स लगे होते हैं, बहुत लाउड वॉइस में आपको म्यूजिक्स एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें सुनाई देती हैं, ठीक है। या फिर सडनली आप पढ़ाई कर रहे हो और लाइट चली जाती है, तो लाइट चले जाने के बाद एकदम से जनरेटर चल जाता है, तो जनरेटर की भी अपने आप में बहुत ज़्यादा काफ़ी लाउड वॉइस होती है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर्ली पढ़ नहीं पा रहे हो, या आप किसी के साथ टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कर रहे हो, टेलीफोनिक बात कर रहे हो, तो आप वो भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस क्रिएट हो रही है। तो हम इसे क्या कहेंगे, इस टाइप का जो बैरियर होगा, इस टाइप की जो कंडीशन अकर होगी, उन्हें हम कहेंगे नॉइस और अदर डिस्ट्रैक्शंस। ओके, सो दिस प्रिवेंट द मैसेज फ्रॉम बीइंग हियर्ड करेक्टली। मैसेज को यदि सुनने में परेशानी हो रही है आपको किसी भी रीजन से, किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से, नॉइस की वजह से, डिस्टेंस की वजह से, सो वी कैन से दिस टाइप ऑफ बैरियर इज एक्सटर्नल बैरियर। वन में मिस एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंड ड्यू टू दिस बैरियर्स। तो इसकी वजह से कोई आपकी बात को नहीं समझ पाएगा, सुन नहीं पाएगा, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। नाउ फिजिकल बैरियर्स बिटवीन कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स विद इक्विपमेंट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इज अ फिजिकल बैरियर। अब टेक्नोलॉजिकल जो इक्विपमेंट होते हैं उनमें भी परेशानी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, आप किसी को ईमेल सेंड कर रहे हो और वो ईमेल आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो। अब ईमेल सेंड करते करते जैसे ही सेंड बटन पे आप क्लिक करने वाले होते हो, उसके पहले आपका फ़ोन हैंग हो जाता है या आपका पीसी हैंग हो जाता है। तो हैंग होने की वजह से उस टाइम पर आप मैसेज नहीं सेंड कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं ये इक्विपमेंट का फॉल्ट हुआ, या फिर आपका पीसी करप्ट हो गया, या आपका मोबाइल फ़ोन हैंग हो जाता है या करप्ट हो जाता है, डिस्प्ले चला जाता है सडनली। ऐसे कुछ जो इक्विपमेंट से रिलेटेड, डिफॉल्ट से रिलेटेड, डिफेक्टिव इक्विपमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होकर होती है व्हाइल यू आर कम्युनिकेटिंग, सो वी कैन से दिस टाइप ऑफ बैरियर इज नोन एज एक्सटर्नल बैरियर। जैसे वीक सिग्नल्स और फॉल्टी हैंडसेट में प्रिवेंट प्रॉपर कॉन्टैक्ट एंड कॉज डिससेटिस्फैक्शन एंड इरिटेशन अमंग द पीपल कम्युनिकेटिंग। और ऑब्वियसली होता है भी ये चीज़ कि जब आपका मोबाइल फ़ोन बार बार हैंग होता है ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज या ड्यू टू बहुत सारी प्रोसेसिंग एक साथ चल रही है, तो आपका पीसी हैंग होने लगता है, तो वहाँ पे गुस्सा आने लगता है, इरिटेशन होने लगता है। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने मोबाइल फ़ोन को या अपने पीसी को सबसे पहले सही करोगे, सारी टेम्परेरी फाइल्स डिलीट करोगे, स्टोरेज क्लियर करोगे, देन ओनली योर कंप्यूटर और योर मोबाइल फ़ोन विल बी इफिशिएंट ना। सो ये जो बेसिकली सिचुएशंस होती हैं ये आपकी एक्सटर्नल और फिजिकल बैरियर में इंक्लूड होती हैं। और इसी के साथ यदि मैं बात करूं एक और टाइप की, सो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, दैट डिफरेंट टाइम जोन्स आर आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन। मतलब सपोज आपने कोई मैसेज सेंड किया किसी एक पर्सन को आज सुबह 7 बजे, अब वो पर्सन ऑनलाइन ही नहीं आया, पूरा एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, वो ऑनलाइन नहीं आया, और तीसरे दिन जब वो ऑनलाइन आया तो उसने आपका मैसेज देखा। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, टाइम जोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी एक फिजिकल बैरियर होगा। अब हो सकता है वो पर्सन जो आपका मैसेज नहीं देख पाया वो
हो सकता है उसके पास नेटवर्क नहीं हो, या हो सकता है उसका हैंडसेट खराब हो गया हो, या वॉट एवर द रीज़न, तो वो भी किसी फिजिकल बैरियर से ही, सिचुएशन से ही गुजर रहा होगा। सो दैट्स वाई। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी को मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो और वो आपसे इतना लॉन्ग डिस्टेंस पर हो कि आपकी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच पा रही हो, तो एक डिस्टेंस फैक्टर यहाँ पर आ जाता है, जो अगेन एक फिजिकल बैरियर हो सकता है। अंडरस्टैंड, तो फिजिकल बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं, डिस्टेंस, नॉइज, टाइम जोन्स किस तरीके से अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को, ये भी हमने देख लिया। तो प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ आपको सारी चीज़ें समझा रही हूँ ताकि क्रिस्टल क्लियर आपको पॉइंट होते चले, है ना। चलिए, फिजिकल डिसेबिलिटीज। अब ये जो फिजिकल डिसेबिलिटी होता है ना, ये भी एक कम्युनिकेशन बैरियर बन सकता है। हो सकता है कोई पर्सन फिजिकली डिसेबल हो और वो आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा हो और नहीं कर पा रहा हो सकता है वो बोल नहीं सकता हो, या हो सकता है वो एक्सप्रेशंस के साथ में नहीं बता सकता हो, उसके हैंड्स वर्क नहीं कर रहे हैं, उसके हैंड्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या हो सकता है वो उसके लेग्स में कुछ प्रॉब्लम हो, वो चल नहीं सकता हो, है ना। ही कैन लिम्ब ऑल्सो, ही कैन डीफ ऑल्सो। तो जैसे जो भी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती है ड्यूरिंग दिस टाइम, यदि कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो हम इसे अगेन एक्सटर्नल बैरियर कहते हैं। सो डिसेबिलिटी सच एज हियरिंग प्रॉब्लम, स्पीच डिफिकल्टीज कैन बिकम अ बैरियर टू कम्युनिकेट। और जनरली ये चीज़ होती है ना। सपोज कोई ब्लाइंड पर्सन है और उससे आपको कोई इमेज दिखानी है, तो अब आप कैसे दिखाओगे, तो दिस इज अ फिजिकल डिसेबिलिटी बैरियर ना, कि वो उस इमेज को देख ही नहीं पाएगा, उस चीज़ को देखकर समझ ही नहीं पाएगा क्या होगा। तो आप उसको, उस पर्टिकुलर इमेज को अपनी वॉइस में कन्वर्ट करके, या आप कुछ वॉइस के फॉर्मेट में उसको समझाओगे, सिखाओगे, देन ओनली ही कैन अंडरस्टैंड दिस। तो ऐसे हम प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे करना है ये भी सीखेंगे, ये भी इस चैप्टर में इंक्लूड है कि आप इन बैरियर्स को ओवरकम कैसे कर सकते हो। तो इन बैरियर्स को यदि ओवरकम करना जानते हैं, समझना चाहते हो कि क्या क्या फैक्टर्स इसके लिए हो सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो फिजिकल बैरियर्स टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वन फैक्टर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो अब अच्छे से क्लियर है ना, जिसमें आपका बॉडी गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, इमोशंस, हैंड गेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जिसमें हम किसी तरीके के कोई वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, ना तो ओरली और ना ही रिटन वे में। So you cannot see the non-verbal gestures, postures and general body language when you are making phone calls or sending text messages. Hence they are less effective than face-to-face communication. तो ये तो हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है ना, कि जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, बेसिकली उस टाइम पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यदि आपको नहीं मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर भी एक फिजिकल बैरियर ऑकर होगा कि आप किसी से बातचीत तो कर रहे हो लेकिन आप उसके इमोशंस को नहीं देख पा रहे हो, आप उससे प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना। जनरली आपने यूट्यूब पे कुछ ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग वीडियोस होती हैं, तो जो पर्सन बेसिकली रिकॉर्ड कर रहा है उस वीडियो को, तो वहाँ पे आप उसको नहीं देख पा रहे हो, सिर्फ आप उसकी आवाज़ सुन पा रहे हो। तो जब आप उसके आई कांटेक्ट, एक्सप्रेशन, फेशियल जो भी इमोशंस है उन्हें नहीं देख पा रहे हो, तो चीज़ों को समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन गैप होगा वो भी एक फिजिकल बैरियर के नाम से ही हम जानेंगे। तो जितना आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है ना, जितना आपका वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है, तो वही बोलेंगे हम कि यदि वो नॉन वर्बल के साथ मिक्स हो जाए ना, तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो बेसिकली देखा जाए तो जितना वर्बल इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा नॉन वर्बल भी इंपॉर्टेंट है। आपके वर्बल कम्युनिकेशन को इन्हांस करने के लिए हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। बिना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के वर्बल इफेक्टिव नहीं होगा और बिना नॉन वर्बल के वर्बल इफेक्टिव नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है दैट इज़ योर फेस टू फेस कम्युनिकेशन। अंडरस्टैंड। बाय द वे आजकल आप रिटन कम्युनिकेशन में भी यूज़ कर सकते हो डिफरेंट इमोजीज का। आजकल तो टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई है, आप इमोशंस का यूज़ कर सकते हो इमोजीज के फॉर्मेट में, है ना। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, स्काइप, गूगल मीट, जूम वगैरह, जिसके थ्रू आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। नाउ दीज बैरियर्स, तो यहाँ पे हमने सारे बैरियर्स डिस्कस कर लिए, इंटरनल बैरियर्स, एक्सटर्नल बैरियर्स and the barriers occur during the formation of messages. So these barriers keep the message from getting through. One needs to find way to overcome these barriers. So अब आगे आने वाली वीडियो में हम बेसिकली इन बैरियर्स को कैसे ओवरकम किया जा सकता है इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। यदि जानना चाहते हो कि वो क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिनसे इन सारे बैरियर्स को हम ओवरकम कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आना मत भूलना। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस को आप एक्सेस कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू मेजर दिस बैरियर्स के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।